नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल के जो पेंशनर्स है उनका पेंशन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कड़ी है, यानी कि कोर्ट केस चल रहा है बीएसएनएल पेंशन रिवीजन के मामले में, और एक तरफ यहाँ पर पे रिवीजन है जो कि लागू नहीं हो रहा है अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण, मुनाफे की शर्त के कारण लागू नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या है, पेंशन रिवीजन कहीं ना कहीं अटक जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेंशनर्स का एक सवाल होता है कि क्या हमारी पेंशन रिवीजन हो पाएगा या फिर नहीं। तो आपको बता दूं, पेंशन रिवीजन जरूर होगा, क्योंकि उसका एक कारण है रूल 37A, यानी कि जो सीसीएस पेंशन रूल है रूल 37A, इसके कारण आपका पेंशन रिवीजन जरूर हो पाएगा। अब कैसे और क्यों, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताने वाला हूं कि रूल 37A जो सीसीएस पेंशन रूल है वो क्या है और यहां पर वो कैसे पेंशनर्स के मामले में काम करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम रूल 37A और बीएसएनएल को करें तो यहां पर क्या निकल कर आता है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बारे में मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल और नियम 37A के मामले में कोर्ट केस का जो मुद्दा है वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इसी की वजह से हजारों पेंशनर्स की जो पेंशन है वो रुकी हुई है या फिर उसमें देरी हो रही है। ठीक है, तो चलिए रूल 37A यानी कि सीसीएस पेंशन रूल के बारे में समझते हैं और बीएसएनएल पेंशनर्स पर उसका असर भी देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बीएसएनएल पेंशन केस की पूरी बैकग्राउंड, जो पूरी कहानी है, स्टोरी, वो समझ लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। देखिए, बीएसएनएल का जो गठन हुआ था वो 2000 में हुआ था, यानी कि 2000 के टाइम पे जब गठन हुआ तब जो बीएसएनएल के कर्मचारी, आज जो डोट ऑब्जर्व कर्मचारी है, वो डोट में काम कर रहे थे पहले। ठीक है, तब दूरसंचार विभाग डोट के कर्मचारियों को बीएसएनएल में भेजा गया, क्योंकि उनको बताया गया कि भाई साहब, डोट में क्या है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती रहती है धीरे धीरे। ठीक है, तो सरकारी कर्मचारी, अब बीएसएनएल एक दूरसंचार कंपनी है और मार्केट में धीरे धीरे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी आने लगी, तो बीएसएनएल बनी। ठीक है, अब बीएसएनएल बनी तो उनको बताया गया कर्मचारियों को कि आप इसमें जाइए, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको उसका पूरा परसेंटेज दिया जाएगा, या फिर आपकी सैलरी उसी के हिसाब से इंक्रीज होगी या फिर पेंशन इंक्रीज होगी। ठीक है, तो बहुत सारे कर्मचारी, यानी कि लगभग 80 to 90% कर्मचारी उसमें चले गए थे। ठीक है, अब यहां पर नियम 30A के तहत उन्हें वादा किया गया था कि उनकी पेंशन की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। ठीक है, यानी कि देखिए, कोई कंपनी बनती है तो एक ही सवाल आता है कि भाई साहब, हमारा चलो ठीक है, आप हमें इसमें भेज रहे हो। ऐसी स्थिति में अगर कंपनी, जैसे कंपनी तो अभी ठीक चल रही है और प्रॉफिट ही करेगी, लेकिन इन फ्यूचर कभी लॉस करती है और कंपनी डूबती है तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पर भारत सरकार ने जिम्मेदारी ली थी कि आप यहां से जा रहे हो तो आपकी पेंशन की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आपकी पेंशन हमेशा के लिए हम ही यहाँ पर रिवाइज करेंगे और हम ही आपको देंगे। ठीक है, अब लेकिन समस्या तब आई जब पेंशन रिवीजन की बात उठी। ठीक है, अब नियम क्या है भाई साहब, सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन है वो सेंट्रल पे कमीशन, जैसे कि 7 पे कमीशन के आधार पर बढ़ती है। ठीक है, अब 7 पे कमीशन के हिसाब से, ठीक है, सरकारी जो केंद्रीय कर्मचारी है, केंद्रीय पेंशनर्स है, उनकी जो पेंशन है वो कैसे बढ़ती है, 7 सीपीसी के अनुसार। ठीक है, तो उलझन ये थी कि बीएसएनएल एक कंपनी है, जैसे कि एक पीएसयू है जो सरकारी सेक्टर में आती है, कंपनी है जहां वेतन पीआरसी यानी कि पे रिवीजन कमेटी के आधार पर तय होता है, न कि सीपीसी के आधार पर। ठीक है, केंद्रीय कर्मचारी से बिल्कुल अलग। तो विवाद हुआ इस पर, जैसे कि सरकार का तर्क था कि भाई साहब, जब तक बीएसएनएल के कामकाजी कर्मचारी, जो कि कार्यरत कर्मचारी है, उनका वेतन नहीं बढ़ेगा तब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो सकता, तब तक पेंशनर्स की पेंशन भी नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो यहां पर विवाद यही था। सरकार ने क्या किया कि यहां पर पेंशन रिवाइज का जिम्मा पहले ले लिया था, और अब क्या है, जब रिवीजन की बात आई, पेंशन रिवीजन की बात आई, तो यहां पर पे रिवीजन पर थोप दिया कि भाई साहब, पहले पे रिवीजन होगा फिर पेंशन रिवीजन होगा। ठीक है, अब कोर्ट केस क्या था उसके बारे में समझ लेते हैं, द लीगल बैटल। ठीक है, देखिए, पेंशनर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट और केट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस किया था। किन्होंने, पेंशनर्स ने, दिल्ली हाई कोर्ट में। अब उनका मुख्य तर्क यह था कि भाई साहब, हम नियम 37, अब जो पेंशनर्स अपने जो कोर्ट केस में क्या चीज लेकर गए थे, वो क्या बोलना चाह रहे थे। देखिए, हम नियम 37A के तहत सरकारी पेंशनर्स है, हमारा बीएसएनएल के मुनाफे या फिर घाटे से कोई लेना देना नहीं है, हमें पेंशन केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार के जो केंद्रीय पेंशनर्स को मिलती है, या फिर पेंशन रिवीजन, जो उनका पेंशन रिवाइज किया जाता है, उसी हिसाब से हमें भी पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है, हमें बीएसएनएल के घाटे या फिर इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसी उन्होंने कोर्ट में बात की और यही कोर्ट केस था। ठीक है,
आप कोर्ट का फैसला देखें तो 2024 और 2025 में की अपडेट के अनुसार कोर्ट का फैसला आया। विभिन्न अदालतों और अंततः सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद यह स्पष्ट हुआ कि पेंशनर्स को कामकाजी कर्मचारियों के वेतन संशोधन यानी कि पे रिवीजन के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है, ऐसा यहाँ पर जज ने कहा और ऐसा यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पेंशनर्स का रिवीजन अलग से होना चाहिए, अलग से किया जाना चाहिए। ठीक है, अब भाई साहब कोर्ट ने तो पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया है इस हिसाब से। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो आज की अपडेट यानी कि करंट स्टेटस ऑफ 2025 एंड 2026 की बात करूं तो आज की स्थिति यह है कि सरकार पेंशन रिवीजन के लिए सहमत हो गई है। अब पेंशन रिवीजन किसके हिसाब से? केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही। ठीक है, वो पे रिवीजन वाला नहीं है, यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के जैसा। ठीक है, अब ये जो पेंशनर्स के लिए फिटमेंट की बात करूं तो 0% फिटमेंट की बात हो रही है। हालिया चर्चाओं और आदेश के अनुसार पेंशनर्स को 0% फिटमेंट के साथ रिवाइज करने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, एरियर्स की अगर एरियर की बात करूं तो पेंशनर्स को पिछले बकाया मिलने की उम्मीद जगी है, यानी कि 9 साल का एरियर हो सकता है, मिल सकता है आपको। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि अब नियम 37A के तहत पेंशन पाने वालों को भी केंद्र सरकार की पेंशनर्स की तरह ही माना जा रहा है, जिससे भविष्य में रिवीजन के लिए उन्हें बीएसएनएल के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यानी कि कुछ बदलाव किए हैं। अगर आपको थर्ड पीआरसी यानी कि बीएसएनएल के थर्ड पीआरसी से डीलिंग कर दिया जाए पे रिवीजन से, तो यहाँ पर आप केंद्रीय कर्मचारियों के जैसे ही आपको मिलने लग जाएगा, पेंशन रिवीजन उनकी तरह हो जाएगा 7CPC के हिसाब से एक बार। तो बदलाव ये किया गया है कि इन फ्यूचर 10 साल के बाद फिर से आपकी पेंशन रिवाइज हुई तो अब ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब फिर से आपको थर्ड पीआरसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। इस बदलाव के हिसाब से आप फिर से यानी कि 8 पे कमीशन का भी लाभ ले सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों की तरह, और 9th पे कमीशन का भी लाभ ले सकते हैं हर 10 साल में। ठीक है, आपको किसी भी पीएसयू के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा पॉइंट है पेंशनर्स के लिए यह क्यों लाइफ लाइन है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये रूल 37A जो सीसीएस पेंशन रूल है, ये पेंशनर्स के लिए लाइफ लाइन है। अब क्यों है देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी सेफ्टी होगी, सुरक्षा। अगर बीएसएनएल बंद भी हो जाए तो नियम 37A के कारण आपकी जो पेंशन है सरकारी खजाने यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लगातार आती रहेगी, भले दिवालिया हो जाए, बीएसएनएल बंद हो जाए तो भी आती रहेगी। ठीक है, और इसमें यहाँ पर आपको समान अधिकार मिलेगा, जैसे कि यह नियम सुनिश्चित करता है कि विभाग से कंपनी में जाने पर कर्मचारियों को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो सरकारी विभाग है उससे आप कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, ऐसे में कर्मचारी को जो नुकसान होता है सैलरी का होता है, कोई जॉब वगैरह का होता है, तो वो नुकसान नहीं होगा इसके तहत। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये आती है कि बीएसएनएल कोर्ट केस की जीत ये साबित करती है कि नियम 37A सिर्फ एक कागज नहीं है बल्कि एक कानूनी गारंटी है। एक बार सरकारी कर्मचारी हमेशा का पेंशन हकदार होता है, चाहे कंपनी की स्थिति कैसी भी हो। ठीक है, तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो रूल 37A सीसीएस पेंशन रूल है, ये सबसे मजबूत साबित होगा पेंशनर्स के लिए, क्योंकि देखा जाए तो एक पावर है पेंशनर्स के पास सीसीएस पेंशन रूल, और उसके तहत आपको पेंशन मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जाएगी, कोई नहीं रोक सकता आपकी पेंशन को। ठीक है, तो फिलहाल ये सीसीएस पेंशन रूल के बारे में न्यू अपडेट थी, जो कि बीएसएनएल पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा सीसीएस पेंशन रूल का, और क्या महत्व रखती है बीएसएनएल पेंशनर्स की लाइफ में सीसीएस पेंशन रूल। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से क्लियर कर दिया है मैंने। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, और वीडियो बनाकर, ना कि डायरेक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे बोलते हैं कि आप डायरेक्ट जवाब नहीं देते हो, तो मैं वीडियो बनाकर जवाब लेकर आऊंगा हर एक कमेंट्स पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।